अभिविजन में आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस जो कि यूनिट 4 है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को पढ़ना है, जिससे कंटिन्यूसली ही क्वेश्चन एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के उन्हीं पॉइंट्स और फैक्ट्स को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और राजनीतिक अर्थशास्त्र को ही बाद में अर्थशास्त्र के रूप में मान्यता मिली। ओके, बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के रूप में मान्यता मिली। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके मूल नामकरण का उद्देश्य यह था, यानी कि शुरुआत में इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसे गृह प्रबंध हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक इकोनॉमी से अलग करके राज्य प्रबंध स्टेट मैनेजमेंट या राजनीतिक अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा सके। ओके, इसीलिए इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच नाम दिया गया शुरुआत में। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अनेक लेखकों ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के सीमा क्षेत्र को राज्य की संपदा से जुड़ी हुई समस्याओं तक सीमित रखा, यानी वेल्थ ऑफ द स्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम तक इसको लिमिट रखा। इन लेखकों में एडम स्मिथ का नाम जो है वो सबसे पहले उभर कर सामने आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि जो एडम स्मिथ है उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो ये भी जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कितने ही कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दो रूप पहचाने जाते हैं, यानी इसके दो फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है चिरसमत राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जैसे आप कह सकते हैं शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और सेकेंड है आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी। फ्रेंड्स, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो मेन स्कॉलर्स हैं उनका नाम है एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस और डेविड रिकार्डो। ओके, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी से जो जुड़े हुए स्कॉलर हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस और डेविड रिकार्डो। इन्हीं के आइडियाज जो हैं वो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और इसे ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है कि क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं वो निम्नलिखित में से कौन है। तो इसलिए इन स्कॉलर्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एडम स्मिथ एक ब्रिटिश दार्शनिक हैं जिनके चिंतन में राजनीतिक अर्थशास्त्र के उदारवादी दृष्टिकोण का सर्वोत्तम निरूपण देखने को मिलता है। ओके, राजनीतिक अर्थशास्त्र का कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ जो है वो उनकी एक विख्यात कृति है जिसका नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 के अंतर्गत पब्लिश होती है। फ्रेंड्स, इस बुक का हिंदी में नाम है राष्ट्रों की संपदा की प्रकृति और कारणों का अन्वेषण। और ये बुक कब पब्लिश होती है, 1776 में। इनके बुक को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है आपके एनटीए नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एडम स्मिथ के संपूर्ण चिंतन की कुंजी एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस और स्वयं नियमित सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी से है। ओके, जिसे उसने नागरिक समाज की संज्ञा दी है। अर्थात एडम स्मिथ जो है वो एक ऑटोनोमस और सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी की संकल्पना करते हैं और जिसे उन्होंने क्या कहा है, नागरिक समाज कहा है फ्रेंड्स।
सिविल सोसाइटी की संज्ञा दी है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एडम स्मिथ ने एक स्वायत्त और स्वयं नियमित इकोनॉमी यानी सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी की संकल्पना की है, जिसे उन्होंने क्या कहा है, किसकी संज्ञा दी है, तो नागरिक समाज की संज्ञा दी है, सिविल सोसाइटी की संज्ञा दी है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मिथ ने नागरिक समाज की 4 मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया है, यानी सिविल सोसाइटी के वो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करते हैं। फर्स्ट है, नागरिक समाज को राजनीतिक क्षेत्र अर्थात राज्य से पृथक करना संभव है। वो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसको पॉलिटिकल स्फीयर से अलग किया जा सकता है और ये पॉसिबल भी है। सेकेंड जो है वो कहते हैं कि यदि इसके कार्य में कोई बाधा न डाली जाए तो इसके स्वयं नियमन की क्षमता पाई जाती है। ओके, यदि इसके कार्य में कोई बाधा न डाली जाए तो इसमें स्वयं नियमन की क्षमता पाई जाती है, यानी सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है इसके अंतर्गत, यानी सिविल सोसाइटी अपने आप को खुद रेगुलेट कर सकती है, उसमें खुद ये कैपेसिटी पाई जाती है। थर्ड जो मेन फीचर्स है वो बताते हैं कि इसमें यानी नागरिक समाज अपने समस्त सहभागियों के लिए जो अपने अपने हित साधन के लिए स्वतंत्र हों, अधिकतम हित लाभ की स्थिति प्राप्त करने की सामर्थ्य रहती है। ओके, यानी इसके अंतर्गत नागरिक समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपना हित साधन के लिए स्वतंत्र होते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट की स्थिति प्राप्त करने की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ जो इनका मेन बेसिक फीचर्स बताते हैं सिविल सोसाइटी के, वो कहते हैं कि ऐसा कंडीशन लाना दार्शनिक दृष्टि से वांछनीय है जिसमें नागरिक समाज को राज्य से स्वाधीन कर दिया जाए। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी को स्टेट से फ्री कर दिया जाए, जो पॉलिटिकल स्फीयर है उससे फ्री कर दिया जाए, और ऐसा कंडीशन लाया भी जा सकता है, और अगर हम ऐसा कंडीशन लाते हैं तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वांछनीय है। ओके, तो ये जो 4 मेन बेसिक फीचर्स बताए गए हैं सिविल सोसाइटी के, मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए गए हैं एडम स्मिथ के द्वारा, इन 4 फीचर्स को आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि स्मिथ ने विशेष रूप से वाणिज्य और स्वतंत्रता में निकट संबंध पर बल देते हुए यह तर्क दिया है कि वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता की वृद्धि होती है और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है, यानी कॉमर्स की वृद्धि से लिबर्टी में वृद्धि होती है और लिबर्टी की वृद्धि से कॉमर्स की वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, वाणिज्य को समृद्धि की कुंजी मान सकते हैं आप। एडम स्मिथ का कहना है कि वाणिज्य को समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की कुंजी मान सकते हैं, परंतु अधिकतम समृद्धि की प्राप्ति के लिए वाणिज्य का निर्बाध संचालन अनिवार्य है। उनका कहना है फ्रेंड्स कि यदि आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो जो कॉमर्स है उसको फ्रीली संचालित होने दिया जाए, फ्रीली रेगुलेट होने दिया जाए। ये अगर उसे फ्रीली रेगुलेट नहीं कीजिएगा तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो कॉमर्स को फ्रीली रेगुलेट होना कंपलसरी है, और इसलिए वो कहते हैं कि स्वतंत्रता अपने आप में वाणिज्य की वृद्धि की जरूरी शर्त है। इसीलिए लिबर्टी जो है वो कॉमर्स के डेवलपमेंट के लिए एक आवश्यक कंडीशन है, कंपलसरी कंडीशन है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये जो क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि वाणिज्य और स्वतंत्रता में निकट संबंध पर बल देते हुए यह किसने कहा है कि वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता की वृद्धि होती है और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा देते हुए एडम स्मिथ ने यह तर्क दिया कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को बढ़ावा देता है तो वह अनजाने में समाज के हित को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यह प्रक्रिया सबके हितों में सामंजस्य को बढ़ावा देती है, यानी हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट को प्रोत्साहित करती है।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी के अंतर्गत वो है कि बाजार के अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए स्मिथ ने यह विचार प्रकट किया कि मुक्त प्रतिस्पर्धा अपनी विनियमन शक्ति के बल पर संसाधनों के इष्टतम आवंटन को जन्म देती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पॉइंट से कि बाजार के अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा किसने दी। तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ से वो पूछा जा सकता है कि बाजार के अदृश्य हाथ की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए स्मिथ ने यह विचार प्रकट किया कि मुक्त प्रतिस्पर्धा और विनिमय शक्ति के बल पर संसाधनों के इष्टतम आवंटन को जन्म देती है, कि मुक्त प्रतिस्पर्धा फ्री मार्केट कंपटीशन जो है वो पावर ऑफ रेगुलेशन के बल पर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को जन्म देती है। तो पावर ऑफ रेगुलेशन के बल पर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को जन्म देने की बात कौन करते हैं, तो ये भी एडम स्मिथ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ इस पॉइंट के अंतर्गत ये बोलते हैं कि जो मार्केट के जो इनविजिबल हैंड है वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेते हैं, उन्हें रेगुलेट करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इसीलिए स्टेट को कहते हैं कि वो स्टेट जो है वो अहस्तक्षेप की नीति को उसको अपनाना चाहिए, यानी पॉलिसी ऑफ लेसेज फेयर की वो बात करते हैं कि यदि राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाना है तो राज्य को अहस्तक्षेप की नीति यानी लेसेज फेयर की पॉलिसी को अपनाना होगा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने के लिए राज्य को अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, पॉलिसी ऑफ लेसेज फेयर का पालन करना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लेसेज फेयर की पॉलिसी की बात कौन करता है, तो एडम स्मिथ। और फ्रेंड्स, इस प्रकार एडम स्मिथ ने स्टेट के 3 ही फंक्शंस बताए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेट के मात्र 3 ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो उसको परफॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेकेंड है जस्टिस और थर्ड है पब्लिक वर्क्स। ओके, तो ये 3 फंक्शंस जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा बताए गए हैं स्टेट के लिए। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग राज्य के कितने मेन फंक्शंस हैं, तो 3। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेकेंड है जस्टिस और थर्ड है पब्लिक वर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा जुड़ा हुआ है। ओके, और ये भी जो है वो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। तो ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्रवेता है यानी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और इनकी जो मुख्य कृति है इनका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ओके, यानी हिंदी में इसका नाम है जनसंख्या का सिद्धांत एक विवेचन। और इस पुस्तक का जो पब्लिश्ड ईयर है वो है 1798, 1798 ईस्वी में ये जो बुक है वो पब्लिश हुई है। तो इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि बुक्स और उनसे रिलेटेड ऑथर से जो क्वेश्चन है वो आपके एनटीए नेट में हमेशा ही पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने इस बुक में एक तर्क दिया है, एक लॉजिक दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो है वो वेल्थ का, संपदा का पर्यायवाची है या पर्याय है। यानी उन्होंने कहा है कि जनसंख्या रेखा गणितीय श्रेणी में बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंक गणितीय श्रेणी में बढ़ती है। पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
इंक्रीज करती है और वेल्थ जो है यानी जो खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। इसीलिए एक ऐसा समय आएगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य की कमी पड़ जाती है। ओके, ये एक ऐसा समय आता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य की कमी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अंकगणितीय श्रेणी और रेखागणितीय श्रेणी का मीनिंग समझ लीजिए। देखिए, अगर गणित के अंतर्गत बढ़ती हुई संख्याओं की दो श्रेणियां हैं, मैथमेटिक्स के अंतर्गत बढ़ती हुई संख्याओं के दो श्रेणियां, फर्स्ट है अंकगणितीय श्रेणी। तो अंकगणितीय श्रेणी के अंतर्गत एक के बाद दूसरी संख्या पिछली संख्या में एक निश्चित राशि जोड़कर आती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सीरीज में प्रत्येक राशि में प्रत्येक पिछली संख्या में 2 ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे 2 में से 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में से फिर 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में से 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 में से 2 ऐड करेंगे तो 10। तो इसे कहेंगे आप अंकगणितीय श्रेणी। अंकगणितीय श्रेणी दैट मीन्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें प्रत्येक दूसरी संख्या जो आएगी वो पिछली संख्या में से एक निश्चित राशि जोड़ने पर आएगी, एक निश्चित जो एक फिक्स्ड डिजिट, एक या आप कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर आएगी। लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके अंतर्गत एक के बाद दूसरी संख्या पिछली संख्या को एक निश्चित राशि से गुना करने पर आती है। यानी कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32, तो इसमें आपको जो है 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। तो इस तरह से आपको एक फिक्स्ड नंबर से फिक्स्ड डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको दूसरी संख्या आएगी। ओके, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है वो रेखागणितीय श्रेणी में बढ़ती है। दैट मीन्स कि जनसंख्या जिस मात्रा में बढ़ती है उस मात्रा में जो है वो खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाती है, संपदा उस मात्रा में नहीं बढ़ती है, क्योंकि संपदा का जो बढ़ने का इंक्रीज होने का जो सीरीज है वो है क्या, वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तुलना में ओके धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के 2 उपाय बतलाए हैं। फर्स्ट है सकारात्मक रोकथाम, जिससे उन्होंने पॉजिटिव चेक का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत युद्ध और महामारी इत्यादि के कारण मृत्यु दर में वृद्धि होती है, तो इससे भी जनसंख्या कंट्रोल में आती है। और सेकेंड है नकारात्मक उपाय, जिसे उन्होंने निगेटिव चेक का नाम दिया है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मॉरल रिस्ट्रेंट, और विवाह में देरी, अगर लेट मैरिज होता है तो इससे जन्म दर में कमी आएगी और इससे भी जनसंख्या को कंट्रोल की जा सकेगी। ओके, तो माल्थस ने सुझाव दिया था फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था को सही हालत में रखने के लिए मजदूरी की दरें निर्वाह मजदूरी सब्सिस्टेंस वेजेज के स्तर पर ही स्थिर रखनी चाहिए। और इस तरह से थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने मजदूरी के क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, यानी कि मार्केट इकोनॉमी का उन्होंने सपोर्ट किया, जो कि फ्री कंपटीशन पर बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तीसरे ब्रिटिश अर्थशास्त्रवेत्ता जो हैं वो डेविड रिकार्डो हैं। ओके, और इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और इसका हिंदी में नाम है राज्य अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत। और ये जो बुक है वो 1817 के अंतर्गत पब्लिश हुई है। और इस बुक के अंतर्गत फ्रेंड्स डेविड रिकार्डो ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट है अधिशेष का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रेंट, और सेकेंड है मूल्य का श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविड रिकार्डो के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है। और सेकेंड आपको पूछा जा सकता है कि डेविड रिकार्डो ने अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत 2 मुख्य सिद्धांत
प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट कौन सा सिद्धांत है? थियरी ऑफ रेंट, और सेकेंड लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का श्रम सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, थियरी ऑफ रेंट के अंतर्गत अधिशेष के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए रिकॉर्डो ने तर्क दिया कि भूमि का ऊंचा किराया या उससे प्राप्त होने वाला जो रेंट है वो प्रकृति की कृपा की देन नहीं है। यानी आज जो भूमि का ऊंचा किराया है या उससे जो हम लोगों को रेंट प्राप्त हो रहा है वो प्रकृति की कृपा का देन नहीं है, बल्कि वह भूमि की कमी और भूस्वामियों के लोभ का परिणाम है। अभी जो है लैंड की स्कार्सिटी हो गई है और लैंडलॉर्ड्स जो है वो लोभ करने लगे हैं, इसीलिए रेंट इतना बढ़ गया है और भूमि का किराया इतना ऊंचा हो गया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? डेविड रिकार्डो का कहना है कि इससे जनसाधारण पर बोझ पड़ता है और राष्ट्र की संपदा की हानि होती है। इंग्लैंड में भूमि का किराया कम करने के लिए रिकार्डो ने अन कानूनों कॉर्न लॉज के उन्मूलन की वकालत की थी। कॉर्न लॉज क्या है? कॉर्न लॉज के अंतर्गत फ्रेंड्स इंग्लैंड में अन्न के आयात पर, इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ था। रिकॉर्डो का विचार था कि विदेशों से अन्न के आयात की अनुमति मिलने पर अन्न सस्ता हो जाएगा, जिससे भूमि का किराया अपने आप नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेविड रिकॉर्डो हैं वो कॉर्न लॉज के एबोलिशन की बात किए थे, उसकी वकालत किए थे। ओके, इंग्लैंड में, और जिसके अंतर्गत ये कानून के अंतर्गत क्या था? इस कानून के अंतर्गत जो इंग्लैंड में जो है वो जो भी आता था अन्न यानी खाद्य वस्तु जो भी आते थे बाहर से, उसके इंपोर्ट पर, ठीक है, उसके आयात पर जो है वो प्रतिबंध लगा हुआ था, और यदि यह प्रतिबंध हट जाता तो भूमि का किराया कम हो जाता। इसीलिए उसके उन्मूलन की वकालत ये करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। दूसरा है फ्रेंड्स, डेविड रिकॉर्डो का जो दूसरा सिद्धांत है उसका नाम है मूल्य के श्रम सिद्धांत, यानी लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। इसका अभिप्राय यह है फ्रेंड्स कि उत्पादन के भिन्न भिन्न तत्वों भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन में श्रम ही वस्तुतः सारे उत्पादन की कुंजी है। ऐसा डेविड रिकॉर्डो का कहना है कि इसमें जो लेबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही मूल्य का यथार्थ स्रोत है। अन्य तत्व अपने आप में उत्पादन नहीं करते, केवल श्रम के संयोग से ही वे उत्पादन में सहायक होता है। यानी लेबर नहीं रहेगा, श्रम नहीं रहेगा, तो अन्य तत्वों का जो वैल्यू है वो गौण हो जाएगा। ओके, तो लेबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के ये चार तत्वों में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन में लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल श्रम के संयोग से ही वे उत्पादन में सहायक होता है। अन्य तत्व अपने आप कोई उत्पादन नहीं करते, बल्कि श्रम के संयोग से वे उत्पादन करता है। वे तभी उत्पादन कर पाते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं, जब उसमें श्रम जो है यानी लेबर जो है वो इंक्लूड होता है। और यही बात फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि यही बात आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को अपना लिया था और इसके आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का कंसेप्ट हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। यानी कि थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो डेविड रिकार्डो से ग्रहण किया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स ने किन से ग्रहण किया है, तो आप याद रखेंगे डेविड रिकार्डो से। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे कि देखिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के विभिन्न तत्वों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन में श्रम ही यथार्थ मूल्य का स्रोत है। परंतु पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे, किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंतर्गत आप देखेंगे तो पूंजीपति कामगार को केवल निर्वाह मजदूरी, सब्सिस्टेंसेस वेजेज प्रदान करता है, उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता। यानी कोई भी प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का जो फसल है उसके प्रोडक्शन में जो वो अपना मेहनत उसके पीछे लगा रहा है, उसके श्रम का मूल्य जो है वो पूंजीपति उसको नहीं देता। इस तरह वह कामगार को देय मूल्य में उसका जो हिस्सा है वो स्वयं हड़प लेता है।
यानी उसके श्रम का हिस्सा वो अपने पॉकेट में रख लेता है और वही उसका अतिरिक्त मूल्य है। और इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है, जिसको पूंजीपति जो पूंजीपति के लाभ का स्रोत है फ्रेंड्स। पूंजीपति को इसी से लाभ होता है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य जो कामगार का हिस्सा था वो तो उसको दिया नहीं, वो तो उसको अपने पॉकेट में रख लिया। इसीलिए यही जो है वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के दो मॉडल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है लिबरल एनालिसिस यानी उदारवादी विश्लेषण, और सेकेंड है मार्क्सवादी विश्लेषण, मार्क्सियन एनालिसिस। ओके, तो लिबरल एनालिसिस से जो जुड़े हुए मेन थिंकर हैं उनका नाम है चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, और इसका हिंदी में नाम है राजनीति और बाजार व्यवस्थाएं, जो कि 1977 के अंतर्गत पब्लिश होती है। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिबरल एनालिसिस के अंतर्गत, लिबरल अप्रोच के अंतर्गत जो जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं उनका नाम क्या है, चार्ल्स लिंडब्लॉम। ये बहुत ही फेमस नेम है, फेमस स्कॉलर हैं, और इनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, चार्ल्स लिंडब्लॉम ने अपनी इस फेमस बुक पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स के अंतर्गत लिखा है कि विश्व की सभी राजनीतिक प्रणालियों में अधिकांश राजनीति अपने आप में अर्थशास्त्र है। ओके, और अधिकांश अर्थशास्त्र राजनीति भी है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो चार्ल्स लिंडब्लॉम जी के द्वारा दिया गया है। वो कहते हैं कि विश्व के जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनमें से अधिकांश जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो अपने आप में अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, और अधिकांश अर्थशास्त्र, अधिकांश इकोनॉमिक्स राजनीति भी हैं, पॉलिटिक्स भी हैं, यानी वाइस वर्सा के केस में इसे ये देखते हैं। अर्थात चार्ल्स लिंडब्लॉम कहते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच लिंकेज है। ओके, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसलिए चार्ल्स लिंडब्लॉम यह मांग करते हैं फ्रेंड्स कि बुनियादी सामाजिक यंत्र व्यवस्थाओं और प्रणालियों के विश्लेषण में राजनीति और अर्थशास्त्र को साथ साथ रखना जरूरी है। ओके, और इस उपागम ने राजनीति और अर्थशास्त्र के अध्ययन में अंतर विषयक उपागम को बढ़ावा दिया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया है फ्रेंड्स। किस उपागम ने? पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के जो यह मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंतर्गत हम लोग लिबरल एनालिसिस को देख रहे हैं, यह जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया है। ओके, राजनीति और अर्थशास्त्र के अध्ययन में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दिया है फ्रेंड्स। इस उपागम के अंतर्गत ऐसी संकल्पनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो राजनीति और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप में पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जो कि पॉलिटिक्स एक्टिविटीज के भी स्फेयर में आएंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी स्फेयर में आएंगी। तो वो है जैसे कि संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मांगे जिसे डिमांड्स कहा जाता है, लागत, कोस्ट्स, उपयोगिता, यूटिलिटी, इष्टतमकरण, ऑप्टिमाइजेशन इत्यादि। ओके, तो इन सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के जो मॉडल्स हैं उसको राजनीति विज्ञान में, और राजनीति विज्ञान के जो मॉडल्स हैं उसको अर्थशास्त्र में प्रयोग करके इन दोनों विषयों में एक जैसे स्ट्रक्चर के प्रयोग की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, खेल सिद्धांत, गेम थियरी, ये जो मॉडल्स हैं फ्रेंड्स, ये जो मॉडल्स हैं इन्हें इकोनॉमिक्स में भी यूज किया जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी यूज किया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिबरल एनालिसिस, लिबरल अप्रोच के अंतर्गत मनुष्यों के राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार में समानता स्वीकार करते हुए दोनों के विश्लेषण के लिए एक जैसे शब्दावली और कॉन्सेप्ट्स यानी संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है।
तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो है वो राजनीतिक और आर्थिक बिहेवियर, जो मनुष्य का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसमें समानता स्वीकार करते हुए जो है विश्लेषण के लिए, इसके एनालिसिस के लिए एक जैसे कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। इस उपागम के, इस अप्रोच के अंतर्गत यह माना जाता है कि जो मनुष्य का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बिहेवियर है वो दोनों सेम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस उपागम के विकास में, यानी जो मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी का लिबरल एनालिसिस के विकास में, एंथनी डाउन्स, जिनकी पुस्तक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, जो कि 1957 में पब्लिश होती है फ्रेंड्स। ओके, जे बुकैनन और जी टलोक, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, सहमति का गणना शास्त्र, जो कि 1962 में पब्लिश होती है। एम ओसलन, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक कार्रवाई का तर्कशास्त्र, जो कि 1965 में पब्लिश होती है। आर करी और एल वेड, ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सचेंज, राजनीतिक विनिमय का सिद्धांत, जो कि 1968 का में पब्लिश होती है। इन पुस्तकों का विशेष योगदान रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो पुस्तक हैं, ये जो बुक है और इनसे रिलेटेड जो ऑथर्स हैं, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, वो एंथनी डाउन्स जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को आपको ध्यान में रखना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक के अंतर्गत मार्क्सियन एनालिसिस भी आता है, मार्क्सियन अप्रोच भी आता है, जिसके जो मेन स्कॉलर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। ओके, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स और उनके अनुयायियों ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उदारवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, यानी लिबरल अप्रोच को चुनौती देते हैं, और यह तर्क देते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कोई यूनिवर्सल और अल्टीमेट प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही बेस्ट है, उसको वो चैलेंज करता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने आप में बेस्ट नहीं है। उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों के विकास के साथ साथ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होते हैं। पूंजीवाद एक युग विशेष की उत्पादन प्रणाली है, इसे सदा सर्वदा नहीं चलते रहना है, बल्कि अपने कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ये एक समय ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा मानना है मार्क्सवादियों का। ओके, और इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था को वे कोई प्रमाणिक व्यवस्था नहीं मानते हैं। फ्रेंड्स, जहां उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है, लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि मानव प्रकृति सदैव कुछ सामान्य नियमों से बंधी होती है। एक ऐसा यूनिवर्सल नियम होता है, एक कॉमन लॉ होता है, जिससे जो है मानव बंधे हुए होते हैं। मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के समर्थक इसे एक ऐतिहासिक विज्ञान कहते हैं, हिस्टोरिकल साइंस कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनके विचार से समस्त ऐतिहासिक युगों के लिए एक जैसे नियम नहीं ढूंढे जा सकते। इनका कहना है कि कोई भी कॉमन लॉ नहीं होता है जिसके बेसिस पर जो है ह्यूमन का जो नेचर है उसको बाइंड करके रखा जा सकता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे आप देख लीजिए, कैपिटलिज्म के अंतर्गत लोग मुख्यतः स्वार्थ से प्रेरित होकर, सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होकर फ्रेंड्स कार्य करता है, परंतु साम्यवाद को आप देखिएगा, कम्युनिज्म के अंतर्गत वे सामुदायिक भावना से प्रेरित होकर श्रम करता है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मार्क्सवाद के अनुसार वर्तमान युग में मुक्त व्यापार या वाणिज्य जो है वो मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ऐसी वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर को जन्म देता है जिससे कामगार वर्ग पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ओके, और फ्रेंड्स, मार्क्सवादियों को कहना है कि मनुष्य की स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए इस वर्ग संरचना को पहले ध्वस्त करना जरूरी है। ये जो क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको ध्वस्त करना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसी में एक और मार्क्सवादी विचारक हैं, उनका नाम है एंटोनियो ग्राम्स्की। उन्होंने संकेत दिया है, इंडिकेट किया है कि पूंजीवाद के अंतर्गत नागरिक समाज
सिविल सोसाइटी की संस्थाओं अर्थात आप कह सकते हैं परिवार, मित्र मंडली, पाठशाला और चर्च इत्यादि के माध्यम से नागरिकों के मन में पूंजीवादी मूल्यों के प्रति आस्था जगाई जाती है, जिससे पूंजीवाद की नींव और भी सुदृढ़ हो जाती है। अतः पूंजीवाद को नष्ट करने के लिए केवल उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए सांस्कृतिक स्तर पर समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देना भी जरूरी होगा। ओके, इसी तरह से आगे आप देखेंगे कि डिपेंडेंसी थियरी के जो नव मार्क्सवादी प्रवर्तक हैं उन्होंने यह विचार रखा है कि समकालीन विश्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड की आड़ में जो तीसरी दुनिया है, जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, उन पर पूंजीवादी देशों का आर्थिक प्रभुत्व बना हुआ है, इकोनॉमिक डोमिनेंस बना हुआ है, जो पूंजीवादी वर्ग संरचना को एक नया डायमेंशन प्रदान कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे और आपको बुक और ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मेन की कंसेप्ट है उसे हमने बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया। तो इसलिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपडेटेड की जाएगी, अपलोड की जाएगी, उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।